Hello everyone. So in the last lecture we studied about human eye and related terms. Okay. जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था रेंज ऑफ ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई कहाँ से लेकर के कहाँ तक देख सकता है, उसका रेंज ऑफ व्यूइंग क्या है, देखने का रेंज क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो चलो बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटे? नियर पॉइंट की बात कर रहे थे. तो नियर पॉइंट क्या हो गया बेटा? ठीक है, वो है ना, वो नियरेस्ट पॉइंट जिसको आप क्लियरली सीन कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? नियर पॉइंट कहते हैं. ठीक है, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई which can be seen clearly is called near point. ठीक है, is called near point. इसको कभी कभी हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं बेटा. इसको सेम ही चीज है, नियर पॉइंट ही है. इसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. ठीक है, दूसरे तरीके से इस नाम से भी जान सकते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको दूसरे तरीके से हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देखो हमारा जो आई है ना, वो मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस को देख पाता है. ठीक है, ओके, जो पॉइंट पर रखी हुई ऑब्जेक्ट हम अपने आईज को बिना स्ट्रेस किए हुए देख सकते हैं. जैसे कि आप देखो, इसको देखो, अब जितना पास लाओगे ना और उसको देखने की कोशिश करोगे तो आपके आईज पर स्ट्रेस पड़ता है. ठीक है, देखने में थोड़ी तकलीफ होती है. तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां पर रख करके आप उसको आसानी से देख सकते हो बिना अपने आईज को स्ट्रेस दिए हुए, मतलब उसको परेशान किए हुए. ठीक है, तो उसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस तरीके से सब बोलते हैं. लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, इसको हम लोग दोनों एक ही चीज है, नियर पॉइंट, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. द डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन आई वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द आई, कैन बी seen by the eye clearly and distinctly without stress on eye is known as least distance of डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन. तो इस दोनों शब्द को याद रखेंगे, नोट करके याद रखना कि फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई, जो हेल्दी है, जिसके आंख में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसके लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है. For a healthy eye, its value is 25 सेंटीमीटर. ठीक है, नियर पॉइंट बोल लो, हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट बोल लो, या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. इसको अक्सर हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी.
और ये कैपिटल डी कितना होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप बिना स्ट्रेस के देखना चाहते हो तो उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके देख सकते हो। जैसा कि आपको डॉक्टर लोग बोला करते हैं बेटा कि जो बुक हम पढ़ते हैं उसको एकदम पास रख करके नहीं पढ़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए पढ़ते वक्त, एकदम से ऐसा झुक के नहीं पढ़ना चाहिए। उससे आपकी आंखों पर स्ट्रेस आता है और आपके आईज क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। बीमारी के कारण, डिफेक्ट के कारण ये चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हेल्दी है तो उसके लिए ये कितना है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। दूसरा टर्म है बेटा फार पॉइंट, ठीक है। दूसरा टर्म यूज होता है फार पॉइंट। ठीक है, तो बेटा जितना दूर तक जितने दूर का ऑब्जेक्ट हम अच्छे से क्लियरली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे बच्चे, फार पॉइंट। ओके, द farthest point which can be seen by our eye clearly and distinctly is known as far point। इसको क्या कहते हैं बेटा, फार पॉइंट कहते हैं। तो आप अगर गौर से देखो, जब हम बचपन में थे तो हमारा बचपन में क्या होता है, आंखें बहुत तेज होती है, ठीक है। धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है तो किसी की आई डैमेज हो जाती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, चश्मे लग जाते हैं, जैसे कि मुझे देख लो, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको कम एज में ही चश्मा लग जाता है, यानी स्पेक्स यूज करना पड़ जाता है। तो कोई भी शौक से स्पेक्स यूज नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ डिजीज हुआ रहता है, तभी वो स्पेक्स यूज करता है। आगे मेरी बात समझ में, शो ऑफ करने के लिए भी पहनते हैं, वो अलग बात है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अगर आई डिफेक्ट नहीं है कोई तो आप क्या कर पाते हो बेटा, बहुत दूर की चीजें भी अच्छे से देख पाते हो, ठीक है। तो फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई इट इज इन्फिनिटी, ठीक है। आप चांद तारे को भी देख ले तो चांद तारे तो बहुत दूर है, फिर भी आप देख लेते हो ना, इसका मतलब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख पाते हो। तो फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आईज, for a healthy human eye, far point is infinity, ठीक है। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो बेटा मिनिमम जो डिस्टेंस हम देख पाते हैं वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस देख पाते हैं वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ तक देख पाते बेटा, हमारा रेंज क्या हो गया, तो हमारा रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा ह्यूमन रेंज ऑफ व्यूइंग, ठीक है, ह्यूमन रेंज ऑफ व्यूइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा ह्यूमन रेंज ऑफ व्यूइंग, ठीक है बेटे। तो ये कितना है, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, इसको कहते हैं ह्यूमन रेंज ऑफ व्यूइंग। जैसा कि हमने क्लास 9th में सुना था, हमारा हियरिंग का रेंज क्या होता है बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, वैसा ही व्यूइंग का रेंज क्या होता है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ये किसके लिए है बेटा, फॉर अ हेल्दी आई, फॉर अ हेल्दी आई ये चीज़ है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकता है, क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी आई डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स, तो अगर हमारा जो ह्यूमन आई है
उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, वो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, वो कोई क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, एज के कारण उसमें कुछ डैमेज हो सकता है ना, एज के कारण उसमें कुछ खराबी आ सकती है। तो ऐसे किसी भी कारण से हमारे आई साइट पर अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, आई डिफेक्ट कहेंगे। इसकी पहचान कैसे होगी, तो हमको पता है बेटे कि जो हमारा आई है उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एक है आई लेंस और दूसरा है रेटिना। आई लेंस और रेटिना। आई लेंस क्या करता है बेटा, हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनाता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनाता है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस आएंगे, इसमें कुछ डिफेक्ट आएंगे, ठीक है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा। इमेज का रेटिना पर बनना जरूरी है, अगर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना बेटा, क्योंकि रेटिना पर इमेज बनेगा तो फिर उसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन को जाता है, और फिर हम उसको इंटरप्रेट करके चीज़ों को सही सही देख पाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में। तो मान लो रेटिना पर इमेज नहीं बना, कहीं और बना, पहले बन गया, पीछे बन गया, तो ये सब कारणों से क्या होगा, आपको इमेज सही से दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से पैदा होता है क्या, आई डिफेक्ट। ओके सी। तो if proper image of an object is not made by eye lens on the retina, then it is called आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट्स। तो कई प्रकार के आई डिफेक्ट्स होते हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे आईज में, और हर एक का रीजन भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार का आई डिफेक्ट्स हो सकता है। तो मेनली जो हमें डिस्कस करना है, एक कहलाता है बेटा मायोपिया, ठीक है, इसके और भी नाम है। मायोपिया के अलावा इसको शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, या इसको नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं, नियर साइटेडनेस, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। ओके। दूसरा है बेटा, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर फार साइटेडनेस, ठीक है, इन नामों से जानते हैं। तीसरा है बेटा प्रेसबायोपिया, चौथा है कैटरेक्ट और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, एंड एक और होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इतने प्रकार के आई डिफेक्ट्स अपन क्या करेंगे बच्चे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक एक करके। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस एंड एस्टिग्मेटिज्म। ओके, चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। मायोपिया से,
मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पास के जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस? यू आर एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टेंट फ्रॉम यू। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स आपसे डिस्टेंट हैं, दूर हैं, उसको देखने में आपको क्या होता है? तकलीफ होता है, उसका इमेज आप सही से नहीं बना पाते हो। इसको कहते हैं हम लोग मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा बेटा द आई डिफेक्ट in which we are able to see clear and distinct मतलब क्या होता है बेटा? अगर मान लो दो है तो उसको दोनों को अलग अलग सेपरेट हमें दिखाई देगा, वैसा ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, the eye defect in which we are able to see clear and distinct image of nearby objects but we are not able to see clear and distinct image of distant object। distant मतलब बेटा दूर, distant object। ठीक है, is called myopia or short sightedness। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आ गया कि मायोपिया क्या होता है या शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। तो मायोपिया में आपको पास के सही से दिखते हैं, दूर के सही से नहीं दिखते हैं। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। चलो देखते हैं। चलो, तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो बेटा अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से अपन अपने आई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेंस है और ये रेटिना है। ठीक है, लेंस है और रेटिना है। ये मान लो हमारा क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जैसा कि हमने कहा कि हम पास के ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं बेटा? सही देख पाते हैं। ठीक है, तो पास के ऑब्जेक्ट क्यों सही देख पा रहे हैं? क्योंकि इससे जो रेज गए वो क्या हो गए? प्रॉपरली, है ना, रेटिना पर कन्वर्ज हुए। ठीक है, प्रॉपरली रेटिना पर कन्वर्ज हुए, इसलिए जो पास के ऑब्जेक्ट थे वो हमें सही दिखाई दिए। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, दूर के ऑब्जेक्ट तो हमने पहले ही बोला बेटा, दूर के ऑब्जेक्ट यानी इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से रेज कैसे आते हैं बेटा? पैरेलल। तो जो पैरेलल रेज आएंगे, है ना, इस तरीके से ऐसे जो रेज आएंगे वो क्या होते हैं बेटा? वो क्या होते हैं? रेटिना पर ना कन्वर्ज होकर के वो क्या होता है? पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो इमेज को कहां बना देता है बेटा? बिफोर रेटिना बना देता है। कहां बना देता है? बिफोर रेटिना बना देता है। ध्यान से समझे मेरी चीजों को। ठीक है बेटा, वो क्या करता है? इमेज को कहां बना देता है? बिफोर रेटिना। अब चूंकि इमेज रेटिना पर बना नहीं तो आपको इमेज जो है सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप उसको सही से समझ नहीं पाओगे। तो क्या रीजन समझ में आ रहा है बेटा? कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट, पास वाले ऑब्जेक्ट का तो सही दिखा रहा है, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को क्या कर रहा है? वो
पहले ही बना दे रहा है, बिफोर रेटिना, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो रीजन क्या हो गया बेटा, रीजन क्या हो गया, किस चीज का, मायोपिया का रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलोगे कि इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट is formed before retina by the eye lens, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, ओके, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों बिफोर रेटिना बना दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना, ठीक है। तो उसका कारण क्या है ना, कॉज। तो इसके दो कारण हो सकते हैं बेटा, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि अगर ये हेल्दी होता, सोचो अगर हेल्दी ह्यूमन आई होता तो ये भी कहां बनता बेटा, यहां बनता। और आपको जैसा कि पता है कि पैरेलल रेस कहां कन्वर्ज होते हैं बेटा, फोकस पे। तो अब ये यहां पर ना कन्वर्ज होकर के पहले कन्वर्ज हो रहा है, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है ना। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इसका फोकल लेंथ रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मे हैव डिक्रीज्ड, ठीक है, मे हैव डिक्रीज्ड। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पहले मान लो लेंस, ये आई बॉल है, ये पूरा क्या कहलाता है बेटा, आई बॉल कहलाता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो पहले मान लो कि इसका आई बॉल ना ऐसा रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, आई बॉल का ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। तो तब तक तो उसको सही से दिखाई देता था, लेकिन किसी कारणवश अगर इसका आई बॉल क्या हो गया, अब बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो रेटिना कहाँ चला गया बेटा, पीछे चला गया, है ना। रेटिना कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आई बॉल इसका बड़ा हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो सेकेंड रीजन में भी द साइज ऑफ आई बॉल मे हैव इंक्रीज्ड, ठीक है बेटा। तो ये इसका दो कारण हो सकते हैं, दो में से कोई भी कारण हो सकता है इसका, ठीक है। अब भाई ये तो हो गया कि ऐसा हो रहा है। अब अगर अपने को जानना है कि मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक है, हाउ टू करेक्ट इट, ठीक है, कैसे ये ठीक हो जाए। तो उसके लिए बेटे देखो, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, ठीक है, कैसे मायोपिया वाले पर्सन को हम ठीक करें। करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो अगेन देखो बेटे, ऐसा है। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो पैरेलल रेज आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के जो हमारा जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत किस में है, फार वाले में, ठीक है। तो फार से जो रेज आएंगे वो क्या हो जा रहे हैं, पहले ही कन्वर्ज हो जा रहे हैं। बट हम क्या चाहते हैं, वो कहां कन्वर्ज हो, यहां कन्वर्ज हो। मतलब इस लेंस की कन्वर्जेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, पहले कन्वर्ज हो रहा है, ओके। अगर हमको इसको दूर में ले जाके कन्वर्ज कराना है तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंस को क्या करना है, घटाना है। तो कन्वर्जेंस को घटा कैसे सकते हो बेटा, बाय एडिंग डाइवर्जेंस, ठीक है। आपको अच्छे से याद है बेटा, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, और कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो इसका कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। हमको इसके कन्वर्जेंस को कम करना है तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा डाइवर्ज करना पड़ेगा ताकि वो दूर पहुंच जाए, यानी रेटिना तक पहुंच जाए। तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है।
क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस। तो इससे क्या होता है, जो पैरेलल रेज आएंगे उसको ये हल्का क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, और फिर ये हमको रेटिना पर प्रॉपरली पहुंच जाता है। ठीक है, रेटिना पर प्रॉपरली पहुंच जाता है। सो दिस इज करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, है ना, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। ठीक है बेटा, तो आपने क्या देखा, हमने क्या यूज किया बेटा, कनकेव लेंस यूज किया। तो बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ suitable power we can correct myopic eye, मायोपिक आई। ठीक है बेटा, तो अक्सर पूछा जाता है कि मायोपिक आई को कैसे ठीक करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हो बेटा, माइकेव। ठीक है, माइकेव मतलब मायोपिया वाला किससे ठीक होगा, केव वाले से, यानी कनकेव लेंस से, माइकेव। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो इस वर्ड को याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है काफी। तो ये रही कहानी बेटा किस चीज की, ये किस चीज की कहानी रही बेटा, मायोपिया का। ठीक है, मायोपिया के बारे में हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, सेकंड जो आई डिफेक्ट था वो था हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यानी फार साइटेडनेस। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। ये जो है ना बेटा, ये बिल्कुल अपोजिट है किस चीज का, जो इसके पहले हमने पढ़ा, यानी मायोपिया जो हमने पढ़ा उसका ये बिल्कुल भी अपोजिट है। हर चीज उसके अपोजिट है। उसमें क्या होता था बेटा, हमें नजदीक के पॉइंट्स यानी नियर पॉइंट्स आसानी से दिखते थे, अच्छे से दिखते थे, बट फार पॉइंट अच्छे से नहीं दिखते थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर दूर की चीजें अच्छे से दिखती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वी आर एबल टू सी वेरी क्लियरली, वेरी डिस्टिंक्टली, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट वी आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर केस जरा उल्टा है। ठीक है, तो चलो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में the eye defect in which we are not able to see the nearby objects clearly and distinctly, but ठीक है, clearly and distinctly, but not able to see the nearby object clearly and distinctly, but far distant object is seen clearly is called hypermetropia। ठीक है बेटे, मतलब the eye defect in which we are not able to see the nearby objects clearly and distinctly, but distant object is seen clearly। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम इसमें दूर की चीजें अच्छे से देख पाते हैं, बट पास की चीजें अच्छे से नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर देखो, एक आपको पॉइंट अगर नोटिस कर पाओगे आप, तो वहां पर क्या था बेटा, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा था, आप नियर की चीजें अच्छे से देख पाते थे, है ना, और यहाँ क्या है, फार साइटेडनेस। इसमें फार की चीजें सही से दिखती। तो जो नाम है, जो नाम में लगा हुआ है बेटा, वो आपका क्या है, समझ लो करेक्ट है, वो आपका सही है। उसके अपोजिट वाला क्या है, खराब है। नियर साइटेडनेस में क्या सही है, नियर सही है। क्या खराब है, फार खराब है। फार साइटेडनेस में क्या है, फार सही है। क्या खराब है, नियर खराब है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर है, मतलब नियर साइटेडनेस में पास की चीजें अच्छे से दिखेंगी, दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखेगी।
फार साइटेडनेस में फार की चीजें यानी दूर की चीजें अच्छे से दिखेगी, पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखेगी। समझ गए ये बात? तो इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं। अब इसको समझेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, तो समझो अगेन, ठीक है बेटा, इस तरीके से है। तो जैसा आपको देखो ये कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस में आपको फार की चीजें प्रॉपरली दिखती है। तो फार मतलब ये इस तरीके के जो रेज आएंगे वो प्रॉपरली कहां पर बनेंगे बेटा, रेटिना पर बनेंगे, ठीक है, और वो इमेज आपको अच्छे से दिखाई देगा। बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, पास के जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसका क्या होता है बेटा, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए वो रेटिना के पीछे जाकर के बनता है। क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। आगे मेरी बात समझ में, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है। तो मायोपिया में क्या होता था, रेटिना के पहले बन जाता था, यहां क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे बन जाता है। तो रीजन क्या हो गया बेटे, रीजन, तो ये हो गया इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट, image of nearby object is formed behind retina, behind retina, ठीक है, ये आपका जो है कारण हो गया, रीजन हो गया। समझ गए बेटे? अब ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा क्यों हुआ है ना, कॉज क्या है इस चीज का, तो अब बात करेंगे हम लोग कॉज का। तो पहली चीज ध्यान से समझना। अब देखो आपका जो पैरेलल रेज होता है बेटा, है ना, पैरेलल रेज जो होता है वो कहां पर कन्वर्ज होता है बेटा, वहां वो कहां पर कन्वर्ज होता है, फोकस पर कन्वर्ज होता है, ठीक है, वो कहां पर कन्वर्ज होता है, फोकस पर कन्वर्ज होता है। आगे मेरी बात समझ में। तो इसके पहले हम लोग नियर साइटेडनेस में क्या देखे थे, उसमें क्या देखा था हमने कि फोकल लेंथ क्या हो गया है, घट गया है। फोकल लेंथ क्या हो गया था, घट गया था। यहां पर उसका बिल्कुल अपोजिट, यहां पर फोकल लेंथ क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो पहला रीजन हो जाएगा फोकल लेंथ मे हैव इंक्रीज्ड, मे हैव इंक्रीज्ड, ठीक है बेटे। और दूसरा क्या हो सकता है कि पहले देखो, पहले मान लो ये जो आई बॉल है यहां रहा होगा और वो अब आई बॉल छोटा होकर के ऐसा हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि आई बॉल ही छोटा हो गया हो, इसलिए रेटिना आगे आ गया और इमेज हमारा कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो दूसरा रीजन हो सकता है कि आई बॉल मे हैव डिक्रीज्ड, ठीक है, आई बॉल, साइज ऑफ आई बॉल मे हैव डिक्रीज्ड, ओके, साइज ऑफ आई बॉल मे हैव डिक्रीज्ड। तो ये दो रीजन कॉज हो सकते हैं बेटा किसके, हाइपरमेट्रोपिया के। अब हम बात करेंगे कि हम इसे ठीक कैसे करें, ठीक है, करेक्शन, ओके। तो बेटे अगेन इसमें हम लोग कर सकते हैं इसका करेक्शन बाय यूजिंग क्या चीज, लेंस। कौन सा लेंस यूज करना सुटेबल रहेगा, इस चीज को समझते हैं। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो देखो बेटे क्या हुआ है, खराब कौन सा हुआ है, नियर पॉइंट ना। तो हम अपना डिस्कशन नियर पॉइंट पे सीमित करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो पास के ऑब्जेक्ट हैं उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है बेटा, पीछे बन जा रहा है ना, इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, दूर जाके कन्वर्ज हो रहा है ना, दूर जाके कन्वर्ज हो रहा है, यानी इस कन्वर्जिंग लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है। ज्यादा होता तो जल्दी कन्वर्ज कर देता, दूर जाकर के कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब इसका कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है। तो अगर हमको इसको जल्दी कन्वर्ज कराना है, रेटिना पर कन्वर्ज कराना है ना, रेटिना पर लाना है, तो हमको इसके कन्वर्जिंग पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
तो कन्वर्जिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? कन्वर्जिंग में कन्वर्जिंग ऐड करके, है ना, कन्वर्जिंग में कन्वर्जिंग ऐड करके। तो अपन क्या करते हैं, कन्वर्जिंग किसका होता है बेटा? कन्वेक्स लेंस का। तो हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। व्हाट वी विल यूज हियर? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फिर क्या होता है हमारा जो अब इस पे ये पड़ेगा, इमेज पड़ेगा, रेस पड़ेंगे बेटा, ये पहले उसको क्या करता है, हल्का कन्वर्ज करेगा, फिर ये उसको और कन्वर्ज करेगा, और फिर फाइनली ये कहाँ पर बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो इसको मैं सेपरेटली बना देता हूं। ठीक है, जब मैं इसमें कन्वेक्स लेंस लगा दूंगा तो कैसे करेगा ये पहले इसको कन्वर्ज करेगा हल्का, और फिर ये फाइनली कन्वर्ज करके इसको रेटिना पर पहुंचा देगा। ठीक है बेटे, तो आपको इमेज जो है प्रॉपरली रेटिना पर मिल जाएगा, और जो देखने में प्रॉब्लम हो रहा था अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो हाउ टू करेक्ट दिस? तो ये हो गया बेटा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, ठीक है, तो बेटे देखो क्या हो जाएगा इसमें, बाय यूजिंग कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस वी कैन करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, हम हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस। तो बेटा ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में अपने को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि मायोपिया में कनकेव यूज करें कि हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स यूज करें, क्या करें? तो बस आपको माइकेव वर्ड याद रखना है, मायोपिया के साथ कनकेव रहेगा और उसका अपोजिट हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में यानी कन्वेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मायोपिया कैसे ठीक करेंगे? कनकेव से। हाइपरमेट्रोपिया कैसे यूज करेंगे? तो कन्वेक्स से। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। थर्ड, बेटे आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, है ना, दादा दादी इस टाइप के, या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति जरूर मिल जाते हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तो मतलब उसके सामने जाओगे तो वो आपको पहचान नहीं पाते। ठीक है, दूर थोड़ा सा भी दूर रहो उनसे तो वो पहचान नहीं पाते आपको, और अगर आप एकदम से नजदीक जाते हो उनके तब वो पहचान पाते, अच्छा तुम हो क्या, इस तरीके से। ठीक है, तो ड्यू टू ओल्ड एज ऐसा होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट जो हैं उसको अच्छे से दिखाई नहीं देते। आ रही मेरी बात समझ में? दूर के ऑब्जेक्ट उसे अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मेनली ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रेसबायोपिया, वो किसकी वजह से होता है? ओल्ड एज की वजह से, ड्यू टू ओल्ड एज, यानी ये बुढ़ापे वाली बीमारी है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? ये बुढ़ापे वाली बीमारी है, बुढ़ापे में अक्सर होता है ये। ठीक, तो समझ लेते हैं इसको, प्रेसबायोपिया ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है बेटे, ड्यू टू ओल्ड एज a person cannot see the distant object clearly. This defect is known as presbyopia। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप बोलोगे कि ये तो सर हाइपरमेट्रोपिया में भी तो यही होता है, हाइपरमेट्रोपिया में भी दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में भी
सॉरी, ड्यू टू ओल्ड एज अ पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। नहीं, मैंने शायद उल्टा बोला। उल्टा बोला मैंने, हाँ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो बेटा कि ये बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अभी जो मैंने बोला उसको भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं कि प्रेसबायोपिया मीन्स ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या देखा? हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस में क्या होता है? फार दिखाई देता है, नियर दिखाई नहीं देता। तो उनको पास की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे दूर करके थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, दूर बूढ़े लोग हो जाते हैं वो ऐसा दूर करके ऐसा पढ़ते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ऐसी जो डिफेक्ट होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया, जो किसकी वजह से होता है? जो किसकी वजह से होता है? ओल्ड एज की वजह से होता है। ठीक है, इसकी और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो सी प्रेसबायोपिया, दिस defect occurs mainly due to old age। ठीक है, this defect occurs mainly due to old age। ठीक है, ओके। अब ओल्ड एज में ऐसा क्या होता है बेटा, है ना? ओल्ड एज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें दूर के नहीं दिखा हाइपरमेट्रोपिया जैसा हो जाता है? तो समझो मैं बात कर रहा हूं रीजन या फिर कॉज का। कारण क्या है? रीजन बोल लो इसका, वही हो गया ओल्ड एज। ठीक है, और कॉज अगर मैं बोलूं तो बेटे क्या होता है बेसिकली, आपको जैसा कि पता है, हमने देखा था जब कंस्ट्रक्शन ऑफ आई लेंस पढ़ रहे थे, तो लेंस के ऊपर है ना एक सिलियरी मसल्स लगे होते थे। और हमने कहा था कि ये सिलियरी मसल्स बेसिकली क्या करता है? लेंस को पतला और मोटा करने का काम करता है। जब वो इसको खींचता है ना, ठीक है, जब वो खींचता है तो ये पतला हो जाता है और उसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो वो मोटा हो जाता है और उसका कर्वेचर कम हो जाता है। इस तरीके से वो क्या करता है? उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो वो पूरी उम्र आपके आंखों को इस तरीके से करते रहता है। तो बेटा जैसे हमारे बॉडी के अदर मसल्स हैं, है ना, तो जवानी में हमारा मसल जितना मजबूत होता है, क्या बुढ़ापे में भी उतनी ही मजबूत होती है? नहीं। हमारे मसल्स, जो बूढ़े लोग होते हैं देखना, मसल्स उनके क्या हो जाते हैं? झूलने लगते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उसकी मसल्स की। ठीक है, तो वैसा ही वहां के मसल जो कि सिलियरी मसल्स है उसके साथ भी होता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कम होने की वजह से वो, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो हुआ करता था, अब वो पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है, तो उस वजह से, है ना, आपको प्रेसबायोपिया की शिकायत होती है। ठीक है, तो कॉज क्या हो गया बेटा? तो इसमें लिख सकते हैं अपन ड्यू टू ओल्ड एज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स इज रिड्यूस्ड। ओके, ड्यू टू ओल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स इज रिड्यूस्ड। तो ये इसका मेन रीजन होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि इसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया जैसी शिकायत होती है। जैसा हाइपरमेट्रोपिया में शिकायत होता है वैसा ही इसमें भी शिकायत होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर की चीजें अच्छे से दिखती है बट पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देता है, यानी फार साइटेडनेस जैसा हाल होता है आपका। और वो उसकी वजह क्या है? आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स में लॉस होना। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो बेटा अगर हमारा मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, ठीक है, तो वो क्या कर पा रहा है? अच्छे से
कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बेटा उसको अगर कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो रिलैक्सेशन में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मसल्स उसके क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, है ना, उनके मसल्स वीक हो गए हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा उसको प्रॉब्लम जो है, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको दोनों प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। उसको दूर को भी देखने में दिक्कत हो और पास को भी देखने में दिक्कत हो। मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से समझें। प्रेसबायोपिया बेसिकली, है ना, प्रेसबायोपिया बेसिकली किसके वजह से होता है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी में लॉस के कारण होता है। इसके कारण मेन क्या शिकायत होती है आपको, फार साइटेडनेस जैसा, यानी हाइपरमेट्रोपिया जैसा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूर वाला भी दिक्कत हो, है ना, क्योंकि आपके मसल्स में दिक्कत होगी तो वो ना तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ना तो अच्छे से रिलैक्स हो पाएगा, दोनों चीजें हो सकती है आपको, ठीक है। तो प्रेसबायोपिया में आपको एक साथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों भी एक साथ देखने को मिल सकता है, मतलब दोनों शिकायत एक साथ हो सकती है, यानी उसको ना तो पास की चीजें अच्छे से दिखेगी, ना तो दूर की चीजें अच्छे से दिखेगी, ठीक है, ओके। तो ऐसी चीज, ऐसा जब दिक्कत होगा तो उसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्शन, ओके। इसको करेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, तो चूंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रकार की शिकायत हो रही है, मतलब हमने अपने को क्या होगा बेटा, दोनों प्रकार के लेंस लगाने की जरूरत पड़ सकती है ना। मायोपिया ठीक करना है तो कनकेव लगाएंगे, हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है तो क्या करेंगे, कन्वेक्स यूज करेंगे। तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस जब यूज करेंगे तो दोनों के फोकल लेंथ क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। तो दो फोकल लेंथ, दो लेंस, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस। तो प्रेसबायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है बेटा, तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए अपन बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ओके। इसको हम लोग बाइफोकल लेंस से ठीक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसबायोपिया। तो ये ओल्ड एज की वजह से होता है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या शिकायत होती है, सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन की कम हो जाने से हम दूर या पास रखे ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन हो गए बेटा। चौथा क्या था, कैटेरेक्ट। ये जो कैटेरेक्ट है बेटा, ये भी ओल्ड एज वाली डिजीज है, ठीक है, जनरली बुढ़ापे में होती है, 40-50 साल के बाद के एज में अक्सर ये शिकायत आती है कैटेरेक्ट की। इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस के ऊपर कुछ गंदगी जमा हो जाती है, वाइट क्लाउडी डिपोजिशन हो जाता है, इसके वजह से हमारे लेंस का जो ट्रांसपेरेंसी है वो घट जाती है। ट्रांसपेरेंसी घट जाने का मतलब क्या है, जो लाइट रेज हैं वो लेंस को अच्छे से पार नहीं कर पाते, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। तो ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट रेज अगर लेंस को पार ही नहीं करेगा तो इमेज कहाँ से बनेगा, है ना। तो पहले तो वो क्या होता चला जाता है, हल्का डिपोजिट हुआ तो लाइट कम एंटर करना शुरू किया, तो इमेज की जो ब्राइटनेस है वो कम हो गया, मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको धुंधला और धुंधला और धुंधला, और फिर धीरे धीरे पूरी रोशनी चली जाती है ना। तो ये होता है आपका कैटेरेक्ट, क्लियर। तो इन ओल्ड एज ड्यू टू क्लाउडी वाइट क्लाउडी डिपोजिशन, आप ऐसे पर्सन को देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि जो बीच वाला पोर्शन है वो एकदम वाइट होने लगा है, या उस पर एक ऐसा लेयर दिखने लगेगा। इन ओल्ड एज ड्यू टू वाइट क्लाउडी डिपोजिशन ऑन लेंस, ठीक है, इन ओल्ड एज ड्यू टू वाइट क्लाउडी डिपोजिशन ऑन लेंस, पर्सन is unable to see
to see the image clearly. ठीक है, this is known as कैटरेक्ट. ठीक है बेटा, तो इसका कारण अपने को समझ में आ गया. ये भी क्या है बेटा, बुढ़ापे की वजह से होती है, यानी ड्यू टू ओल्ड एज होती है. अब इसको ठीक कैसे करें, तो अब ये तो अंदर की चीज है बेटा, है ना, अंदर की चीज है. अगर हम बाहर से कोई लेंस पेंस लगाएंगे भी तो क्या होगा, अंदर तो जो लेंस है, अंदर वाला जो लेंस है उसको तो लाइट पार ही नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो किसी भी हालत से आप बाहर से इसको ठीक नहीं कर सकते. तो इसको करेक्ट करने का एकमात्र तरीका होता है, ठीक है, करेक्शन. इसको करेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटे, सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है. बाय यूजिंग सर्जिकल ऑपरेशन, आई लेंस इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल लेंस. ठीक है, हमारा जो आई लेंस है उसको आर्टिफिशियल लेंस से बदल दिया जाता है ना. इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये हो गया बेटा कैटरेक्ट. पांचवा है बेटा एस्टिग्मेटिज्म. इसमें क्या होता है, ये बीमारी जिस पर्सन को होता है, तो मान लो आपने कोई एक चेक शर्ट पहनी है. ठीक है, आपने कोई ऐसी चेक शर्ट पहनी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है और वर्टिकल लाइंस भी है. तो ऐसा वाला पर्सन जिसको एस्टिग्मेटिज्म हुआ है, वो जब इस चीज को देखता है तो क्या होता है बेटा, वो एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को फोकस नहीं कर पाता है. मतलब वो अपना ध्यान इस वर्टिकल लाइन पे लगाएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना वो आड़े टेढ़े दिखेंगे. ठीक है, वो उसको सही से नहीं दिखाई देगा. और अगर वो हॉरिजॉन्टल को प्रॉपरली देखेगा तो वर्टिकल उसको आड़े टेढ़े दिखेंगे. मतलब दोनों एक्सिस को एक साथ सही नहीं देख पाता है एस्टिग्मेटिज्म वाला पर्सन. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ए पर्सन विथ एस्टिग्मेटिज्म cannot focus vertical and horizontal lines simultaneously. ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका एस्टिग्मेटिज्म. अब इसका कारण क्या है बेटा, एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है, तो कॉज अगर आपका जो आई बॉल है उसका जो शेप है, हमारा आई बॉल का शेप जनरली कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है. तो अगर उस आई बॉल के शेप डैमेज हो जाए तो उसके वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है. ठीक है, तो ड्यू टू डैमेज इन द शेप ऑफ आई बॉल. ठीक है, आई बॉल के शेप में डैमेज होने से एस्टिग्मेटिज्म होता है. ठीक कैसे करें, है ना, ठीक कैसे करें करेक्शन. तो बेटा एक प्रकार का लेंस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस. तो बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस. ठीक है, बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस अपन क्या कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर सकते हैं. तो ये हो गए 5. और 6th आई डिफेक्ट है बेटा कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस. सिक्स्थ, बायोलॉजी में आप लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं. बेसिकली ये जो है एक हेरिडिटरी बीमारी है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है. आपके अगर पेरेंट्स या फोरफादर्स को है तो ये आपको भी होने की संभावना होती है. इसमें बेसिकली पर्सन जो है
प्राइमरी कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो प्राइमरी कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इट इज जेनेटिक और हेरिडिटरी disorder due to which person cannot differentiate between primary colors, ठीक है। कारण क्या हो गया बेटा, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर हेरिडिटरी, ये इसका कारण हो गया। तो ये इतने प्रकार के आई डिजीज, आई डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने आज सारे प्रकार के आई डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। ओके बच्चों, चलो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।